नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आगामी कुछ महीनों के पश्चात प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम होने वाला है और आपने उसके सिलेबस को देखा ही होगा। साइंस के विषय से उस एग्जाम में 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं का नाभिक नहीं होता। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं का नाभिक नहीं होता। ऑप्शन है, ए है इरिथ्रोसाइट, बी है थ्रोम्बोसाइट, सी है मोनोसाइट और डी है आपका मूल रोम कोशिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका इरिथ्रोसाइट। क्या होगा? इरिथ्रोसाइट। ठीक है। इरिथ्रोसाइट को और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट को आरबीसी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आरबीसी। देखो अगर यहाँ पास नॉर्मल आरबीसी ऑप्शन रहता तो इजीली हम लोग का बन जाता, बना भी लेते, लेकिन यहाँ पास इरिथ्रोसाइट दिया गया है। याद रखिएगा, आरबीसी को ही इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? किन कोशिकाओं का नाभिक नहीं होता? तो इरिथ्रोसाइट का अर्थात आरबीसी का नाभिक नहीं होता। इसका एक कारण भी है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन क्या करता है? ये हमारे ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है। तो चूंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए यहाँ इसके अंदर आपका जो केंद्रक है वो नहीं पाया जाता। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गया? ठीक है। इसके साथ साथ आरबीसी के संदर्भ में और क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम को दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक होता है? तो 120 दिन तक। दूसरा चीज, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मेरो में, बोन मेरो। और बोन मेरो को हिंदी में क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा। क्या कहा जाता है? बोलो, अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है जी स्प्लीन को, और स्प्लीन को हिंदी में जाना जाता है प्लीहा के नाम से। किस नाम से? प्लीहा। जितना भी चीज मैंने बताया सब आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन तक? तो 120 दिन तक। आरबीसी का निर्माण कहाँ? तो बोन मेरो में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और आरबीसी को किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट। आपका डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी को आपका ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स को आपका थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो ये सब नामों को भी आपको याद रखने हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या डीएनए में उपस्थित होता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जो डीएनए और आरएनए करता क्या है? ये अनुवांशिक लक्षणों को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य करता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्या डीएनए में उपस्थित होता है किंतु आरएनए में अनुपस्थित होता है? तो डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजीनस क्षार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? याद रखना है, नाइट्रोजीनस। ठीक है। नाइट्रोजीनस क्या पाया जाता है? आपका क्षार पाया जाता है डीएनए और आरएनए में। ठीक है। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए में क्या क्या क्षार के रूप में पाया जाता है? तो आपका एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है ना, आपका थायमिन पाया जाता है और आपका ये साइटोसिन है ना। ये चारों चीजें किसमें पाया जाता है? आपका डीएनए में। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चारों चीज डीएनए में पाया जाता है नाइट्रोजीनस क्षार के रूप में। लेकिन आरएनए में क्या अनुपस्थित होता है? याद रखना, आरएनए में आपका एडेनिन पाया जाएगा। बिल्कुल सही है। आरएनए में ग्वानिन भी पाया जाता है, आरएनए में आपका साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है। आरएनए में एडेनिन भी पाया जाएगा, ग्वानिन भी पाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका साइटोसिन भी पाया जाता है, लेकिन आपका थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? आपका यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ये सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन है ना। तो निम्न में से क्या डीएनए में उपस्थित होता है? देखो आपका डीएनए में थायमिन तो उपस्थित होता है, लेकिन आरएनए में थायमिन की जगह क्या उपस्थित होता है? यूरेसिल उपस्थित होता है। एक और क्वेश्चन आता है, एडेनिन और आपका जो थायमिन है, एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है और आपका ग्वानिन और साइटोसिन के बीच है ना हाइड्रोजन का आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला कि एडेनिन और आपका जो आपका थायमिन है,
इन दोनों के बीच हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पास मैंने बताया, देखो डबल बॉन्ड है ना। उसके बाद आपको याद रखना है ग्वानिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन, इसके बीच हाइड्रोजन का क्या होता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, हाइड्रोजन का ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था, मॉर्गन ने, हरगोविंद खुराना ने, डी ब्रिज ने, और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने। किसने लगाया था, याद रखना है ना, वाटसन और क्रिक नामक साइंटिस्ट ने लगाया था, ठीक है जी। और डीएनए आरएनए क्या होता है, तो मैंने बताया डीएनए आरएनए है, ये आपका जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, आगे चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र को इंग्लिश से बोला जाता है क्रोमोसोम, क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। गुणसूत्र अर्थात होता है गुणों का सूत्र। गुणसूत्र क्या करते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर को पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, तो 46, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बॉडी इन 46। बट यहां क्या पूछा गया, पेयर में पूछा गया, जोड़ी में पूछा गया। तो अगर जोड़ी में होगा तो 23 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र, तो 23 जोड़ी में कितना हो जाएगा, 46 गुणसूत्र होगा ना। तो पूछा गया मनुष्यों में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो कितने जोड़ी पाया जाएगा, 23 जोड़ी। लेकिन 23 जोड़ी तो ऑप्शन में नहीं है, 23 जोड़ी तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर, डी, इनमें से कोई नहीं होगा। आगे समझ में, ठीक है। याद रखना है जो टोटल 46 गुणसूत्र है जी, 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र हमारे शरीर का निर्माण करता है, और जो 2 गुणसूत्र होता है ना, ये लिंग का निर्धारण करता है, अर्थात सेक्स का डिसीजन लेता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर जोड़े में पूछा जाएगा तो 23 जोड़ा, अगर नंबर में पूछा जाएगा तो 46। ध्यान रखना, ये माइनर सा मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं ना। क्या पूछ रहे हैं इसको एक बार अच्छे से आप लोग को पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज से, ग्लाइकोप्रोटीन से, ग्लूकोसेमिन से या पेप्टिडोग्लाइकॉल से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकॉल। क्या हो जाएगा आपका, पेप्टिडोग्लाइकॉल। ये जो आपका कोशिका भित्ति होता है, एक प्रकार से शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये स्ट्रक्चर पाया जाता है, लेकिन ये मनुष्य के शरीर में नहीं पाया जाता, ये प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। जैसे कि जो प्लांट्स का जो कोशिका भित्ति होता है, वो प्लांट्स के बॉडी को एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसके बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ना। मैं प्लांट की बात करूं तो, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है तो पेप्टिडोग्लाइकॉल की बनी होती है। अगर यही पास पूछता कि पादपों की कोशिका भित्ति है ना, पादप अर्थात प्लांट्स, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसका, आपका सेल्यूलोज का। किसका बना होता है जी, आपका सेल्यूलोज का। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर छठवां क्वेश्चन में चलते हैं, कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है। देखो कोशिका क्या है, हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक जीव का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो जब ये कोशिका है, जब ये जो सेल है, कोशिका जब आपस में मिलते हैं तब किसका निर्माण करता है, उत्तक का, टिश्यू का। फिर जब उत्तक आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन अर्थात अंग का निर्माण करता है, ठीक है। तो कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनता है। और कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। कोशिका के संदर्भ में एक चीज और ध्यान रखना है कि कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, है ना। इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक बोलते हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कहा जाता है। 1665 में इन्होंने सबसे पहले कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। याद रखना, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने एक कार्ग के छोटे टुकड़े को एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। तो जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा उसको, तो उसके अंदर एक मधुमक्खी के छत्ते के समान उसको संरचना दिखाई दिया। तो इसी संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशिका। तो ये बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, तो कोशिकाओं के मिलने से टिश्यू अर्थात उत्तक का निर्माण होता है। और जब उत्तक आपस में मिलेंगे तब ऑर्गन्स बनेंगे अर्थात अंग का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा एवं क्षारी लाल भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन है प्रोटीन, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा। तो रक्त के हल्के पीले रंग का चिपचिपा और क्षारीय भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। ये हमारे ब्लड का 55 से 60% भाग होता है। कितना, 55 से 60% भाग होता है हमारे रक्त का। और प्लाज्मा एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और आपका गैस भी होता है। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका बी, प्लाज्मा। बाकी आरबीसी के बारे में आपको समझ में आ गया, रेड ब्लड कार्पल्स जिसको इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत आपका श्वेत रक्त कणिका है ना, जिसको किस नाम से जानते हैं, आपका डब्ल्यूबीसी को आपका ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज को भी आपको याद रखना है। चलो, अब इरिथ्रोसाइट का विघटन कहाँ होता है, भी मैंने बताया। अगर आपने स्टार्टिंग से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने बताया इरिथ्रोसाइट किसे बोलते हैं, आरबीसी को तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी का विघटन कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आरबीसी का जो विघटन मतलब आरबीसी को पचाया कहाँ जाता है, तो आरबीसी को पचाया जाता है कहाँ, आपका स्प्लीन में। स्प्लीन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी, प्लीहा। तो आरबीसी को स्प्लीन में पचाया जाता है, अर्थात आरबीसी का विघटन कहाँ होता है, तो आपका स्प्लीन अर्थात प्लीहा में। लेकिन स्प्लीन तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रुधिर वर्ग AB में कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होगा। बहुत बड़े क्वेश्चन है, देख लीजिए। आपके एग्जाम में ब्लड से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 2 से, है ना, दो से ज्यादा क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे विज्ञान के लिए, साइंस के लिए। तो रुधिर वर्ग AB में कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होगा। सबसे पहले देखते हैं ब्लड होता है क्या, तो ब्लड एक तरह से संयोजक होता है, अर्थात फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप के फादर किससे माना जाता है, लैंडस्टीनर को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा एंटीबॉडी उपस्थित होगा रुधिर वर्ग AB में, ब्लड ग्रुप AB में। तो याद रखना AB में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। याद रखना जी, नोट है ना, याद रखना AB में आपका किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब चूंकि AB में किसी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए AB ब्लड ग्रुप वाले सभी से क्या कर सकते हैं, ब्लड को ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सभी से आपका ब्लड को ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक चीज याद रखो जी, आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप में A ब्लड ग्रुप होता है, B होता है, आपका AB होता है और आपका O होता है। तो व्यक्ति में जिस नाम का ब्लड ग्रुप होता है उसी नाम का उसके शरीर में एंटीजन पाया जाता है, और जिस नाम का एंटीजन पाया जाता है उस नाम का एंटीबॉडी कभी भी उसके शरीर में नहीं पाया जाता। तो A ब्लड ग्रुप है मतलब A एंटीजन पाया जाएगा, B ब्लड ग्रुप है मतलब B एंटीजन पाया जाता है, AB ब्लड ग्रुप है मतलब आपका AB एंटीजन पाया जाएगा उसके शरीर में, और O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के शरीर में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। याद रखना है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। अब चूंकि O ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, इसलिए O ब्लड ग्रुप वाले सबको दे सकते हैं, है ना। अब देखो एंटीबॉडी, आपका A ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी रहेगा, B ब्लड ग्रुप में आपका A एंटीबॉडी, AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब AB में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसीलिए सबसे ब्लड को ले सकता है ना। और O ब्लड ग्रुप में देखेंगे तो O में आपका AB एंटीबॉडी पाया जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखना है आपको कि यूनिवर्सल डोनर अर्थात कौन से ब्लड ग्रुप वाले हैं जो सबको ब्लड दे सकते हैं, तो आपका O नेगेटिव ये यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और AB जो पॉजिटिव होते हैं ना, ये आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर अर्थात जो सबसे ले सकता है AB पॉजिटिव, जो सबको दे सकता है आपका O नेगेटिव। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। और जिस नाम का ब्लड होगा उसी नाम का उसका एंटीजन पाया जाएगा, और जिस नाम का एंटीजन होगा उस नाम का एंटीबॉडी कभी भी उसके शरीर में नहीं पाया जाएगा। होपफुली समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप के फादर किसे बोलते हैं, लैंडस्टीनर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन सा प्रोटीन रोकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, हमारे शरीर में एक हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जो क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो है उसको जमने से रोकता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ब्लड वेजल्स हैं और इसी ब्लड वेजल के माध्यम से ब्लड प्रवाहित हो रहा है ना। तो वो जो ब्लड प्रवाहित हो रहा है तो जम क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि हमारे शरीर में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिपेरिन नामक प्रोटीन। अब एक क्वेश्चन आता है कि यार आखिर ब्लड बैंक में जहां ब्लड को स्टोर करके रखा होता है तो वहां ब्लड कैसे नहीं जमता, तो उसको जमने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जेलेट। ठीक है, सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है, सोडियम ऑक्जेलेट और रखना EDTA है ना। ब्लड बैंक में ब्लड को जमने से रोकने के लिए वहां सोडियम ऑक्जेलेट मिलाते हैं, EDTA मिलाया जाता है। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड को जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का संबंध किससे है। तो कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, उपास्थि में अर्थात कार्टिलेज में। किसमें, कार्टिलेज। इसीलिए जो कार्टिलेज होता है क्या होता है, आपका मुलायम होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। जैसे कि हमारे नाक कैसे है, आपका मुलायम है, लचीला है।
क्या पाया जाता है इसमें? कार्निटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। वही बात करूं मैं हड्डी का, तो हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में, ओसिन। अगर आपसे पूछेगा ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है ब्लड में। अगर आपसे पूछेगा हमारे त्वचा में, हमारे बालों में, है ना, जानवरों की खुरों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है केरेटिन नामक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन बोलो? केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा दूध में कौन सा प्रोटीन, तो दूध में पाया जाता है कैसिन नामक प्रोटीन। अगर आपसे पूछेगा दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो दूध में आपको बताना है लैक्टोज, ये कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। प्रोटीन पूछेगा तो आपको कैसिन, और आपको गाजर में बीटा कैरोटीन पाया जाता है। तो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता क्या क्वेश्चन करे वो लोग, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। परागन है, परागन मतलब पॉलिनेशन की बात हो रहा है, ठीक है। परागन किसे कहते हैं? कई बार पूछा गया क्वेश्चन ना, ये पॉलिनेशन की बात हो रहा है। अब पहले समझते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, है ना। ये एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर, इंग्लिश से फिलामेंट बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं आपका परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश, एंथर बोलते हैं इंग्लिश में। और अंदर में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं परागकण को इंग्लिश से बोलते हैं पोलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं? पोलेन ग्रेन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फूल का नर जनन भाग, इसको बोलते हैं फूल का नर जनन भाग, है ना। फ्लावर का आपका मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, है ना, नर जनन भाग बोला जाता है इस पोर्शन को। अब इसको एक और मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये इसको बोलेंगे हम लोग, देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग अंडाशय, ओरी बोलते हैं इसको, अंडाशय। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आपका वर्तिका। क्या बोलते हैं जी? वर्तिका। उसके बाद ऊपर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, इंग्लिश में स्टिग्मा बोलते हैं। अंडाशय को ओरी बोलेंगे, वर्तिका को स्टाइल, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। पुंकेसर को फिलामेंट, परागकोश को एंथर, परागकण को पोलेन ग्रेन बोलते हैं। ये पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है और ये पुष्प का मादा जनन भाग कहलाता है। इन टोटल स्ट्रक्चर को मिलाकर बोला जाता है जी कि आपका पुमंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पुमंग बोलते हैं। और इस टोटल स्ट्रक्चर को बोला जाता है कि आपका जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग। अब देखो परागन किसे बोलते हैं? जब जो परागकण होता है अर्थात पोलेन ग्रेन है वो कहां पहुंचता है? वर्तिकाग्र में, स्टिग्मा में। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है आपका पॉलिनेशन अर्थात परागन। तो देखो ऑप्शन, स्टिग्मा में परागकोश तक पराग का संचार, नहीं परागकोश तक नहीं होगा, गलत है। पौधों में पराग का उत्पादन, ये भी नहीं होगा, गलत है। परागकोश से स्टिग्मा तक परागकण का संचार, बिल्कुल सही है। ये परागकोश है तो परागकोश से स्टिग्मा तक, कहां तक? स्टिग्मा तक अर्थात तो वर्तिकाग्र तक किसका संचार? आपका पराग का संचार या परागकण का संचार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। होपफुली समझ में आएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, फूलों का जो नर जनन भाग को पुमंग बोलते हैं, मादा जनन भाग को जायांग बोला जाता है। पुमंग को इंग्लिश से बोलते हैं एंड्रोसियम, जायांग को बोलते हैं जियानोसियम बोला जाता है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? एंथ्रोसाइनिन, लाइकोपिन, बीटा कैरोटीन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकोपिन। तो लाइकोपिन पिगमेंट के कारण क्या होता है? टमाटर का लाल रंग होता है। क्या होता है? टमाटर का लाल रंग। बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण क्या होता है? गाजर का जो हल्का पीला रंग होता है, किसका? गाजर का, है ना। गाजर का हल्का पीला रंग होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका लाइकोपिन हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? रंध्र, मूल, आपका उसके बाद शक्ल, उसके बाद जाइलम, ठीक है। तो बताना है वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रंध्र। रंध्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने ये पत्ती हो गया, पत्ती में ये स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, छोटे छोटे छिद्र देखे होंगे, उसी छिद्र को रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं और यहीं से क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन कहलाता है जी आपका एंथोलॉजी। क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, लेकिन इसका अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एंथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका फूलों के नर तथा मादा जननांग का युग है ना, ये फूल है, तो फूलों के नर तथा मादा जननांग का युग है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था, फूल का जो नर जनन भाग को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं, और फूल के मादा जनन भाग को बोलते हैं जायांग। अभी जस्ट इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, फूल के नर जनन भाग को पुमंग बोलते हैं और मादा जनन भाग को जायांग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? आपका ए, है ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? जो मिर्च हमको बहुत तीखा लगता है उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? कैप्साइनिन, है ना। कैप्साइनिन नामक पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण मिर्च क्या होता है? तीक्ष्ण होता है ना, तीखा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, आलू क्या है? जड़ है, तना है, कली है, फल? इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बार बार, इसलिए क्वेश्चन यहां से आता है। आलू क्या है? तो आलू एक प्रकार का तना है, हालांकि हमको ये लगता है कि भूमि के अंदर है मतलब जड़ होगा, ऐसा नहीं। आलू क्या है? ये तना होता है। क्या होता है? तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए जल चाहिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, और प्रकाश संश्लेषण के लिए और क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए। ये चाहिए क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको पर्णहरिम के नाम से जानते हैं, पर्णहरिम। तो देखिए ऑप्शन में पानी तो चाहिए, बिल्कुल सही है ना। आपका पर्णहरिम भी चाहिए, बिल्कुल सही है। सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या आवश्यक नहीं? तो हरित लवक, ये आवश्यक नहीं है। हरित लवक है ना, ये आपको याद रखना है। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन डीएनए व आरएनए का प्रमुख घटक होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये डीएनए और आरएनए का प्रमुख घटक होता है, और साथ साथ हमारे शरीर में ऊर्जा का भी सबसे प्रमुख सोर्स होता है। कौन? आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये सब चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाया जाता है। तो आयरन की मात्रा ऑप्शन देखिए, गोभी में, टमाटर में, बीन्स में, करेला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीन्स। अगर सपोज यहाँ ऑप्शन रहता पालक, तो पालक को हम लोग प्राथमिकता देते, लेकिन पालक तो नहीं है। ऑप्शन क्या है आपका? बीन्स। तो बीन्स में आयरन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा अगर इन सब में दिया है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का? देखो हार्मोन का तो हमारे शरीर में होता है निर्माण, एंजाइम का भी होता है, प्रोटीन का भी होता है, लेकिन विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। इसको तो हमको बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, जो कि पीले फलों में या गाजर में, पपीता में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हुआ तो कौन सा बीमारी हो जाता है? रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 24वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो याद रखना, मनुष्य की खोपड़ी में देखा जाए तो 29 हड्डियां पाया जाता है। खोपड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कल। स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन 29 है ना, और इसको पुनः 4 भागों में आपका डिवाइड किया गया है। 4 भाग कौन कौन सा? पहला क्रेनियम, क्रेनियम जिसको बोलते हैं हमारा कपाल। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका फेस अर्थात चेहरा, तीसरा हो जाएगा आपका कान, और चौथा हो जाएगा आपका हायोइड, हायोइड है ना ये। तो क्रेनियम अर्थात हमारे कपाल में, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कपाल में टोटल कितना हड्डी पाया जाता है? 8, चेहरा में 14, कान में आपका 6 और हाइड बोन आपका 1। तो 14, 6, 20 और 8, 28, 28 और 1, 29। ध्यान रखना, कान में 6 मतलब एक कान में आपका 3 हड्डी ना, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में आपका 6, एक कान में 3 तो दोनों कान में 3, 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। और हमारे कान में ही एक हड्डी पाया जाता है, मैलियस इनकस स्टेपिस। मैलियस की संख्या 1, इनकस की संख्या 1, स्टेपिस की संख्या 1, जिसमें से स्टेपिस हमारे शरीर में मिलने वाला सबसे छोटी हड्डी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपको? 29। फिर मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? 2 हड्डी होती है, वो आपस में कैसे जुड़ती है? तो 2 हड्डी है, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ने का काम करता है? लिगामेंट। और लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं अस्थिबंध, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आपका? अस्थिबंध से। कहां से? आपका अस्थिबंध से। अच्छे से करेगा, सब पूछेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम के। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अस्थियों में कौन से लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? मतलब हड्डी में बोला गया, हड्डी में क्या जो लवण है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट क्या है? वो हमारी हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है। 27वां क्वेश्चन, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो कलाई की हड्डी को बोला जाता है जी आपका कार्पस। जैसे कि मैं एक हाथ का स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है, मैं हाथ का स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, देखिएगा ये हाथ का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इधर देखिएगा सब जी, ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस, ह्यूमरस बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपका रेडियस, रेडियस। इसको बोलते हैं आपका अल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। उसके बाद कलाई की हड्डी को बोलते हैं आपका कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। उसके बाद नीचे का आपका मेटाकार्पल, मेटाकार्पल। उसके बाद जो उंगली की हड्डी है इसको बोलते हैं, टोटल सभी उंगली की हड्डियों को बोलते हैं क्या? फैलेंजेस। क्या बोलते हैं जी? फैलेंजेस। ठीक है, तो यहाँ पास क्या पूछा गया है कि आपका कलाई की हड्डियों को किस नाम से जानते हैं? तो कलाई की हड्डियों को जाना जाता है आपका कार्पल्स के नाम से। ये आपका ह्यूमरस, ये आपका रेडियस, ये आपका अल्ना, ये कार्पल, फिर मेटाकार्पल, फिर आपका फैलेंजेस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज से क्लास का, स्तनियों में अर्थात मेमल्स में बाह्य कंकाल का उदाहरण है हाथ एवं पैर, त्वचा,
उसके बाद सी है नाखून, बाल और खुर, और डी मेरुदंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका नाखून, बाल और खुर। देखो हमारे स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, इंडो और एक्सो। इंडो मतलब आंतरिक कंकाल तंत्र और एक्सो मतलब बाह्य कंकाल तंत्र, ठीक है। तो जो आपका बाह्य कंकाल तंत्र होता है वो हमारे शरीर के बाहरी भागों को सुरक्षा प्रदान करता है, और बाह्य कंकाल तंत्र के अंतर्गत ही क्या आता है आपका नाखून, बाल और खुर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद में आया होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित ही आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको कुछ सुझाव दें तो सुझाव भी दीजिए, है ना। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रिवीजन करिए, बाय।